Assalamu alaikum students. Today we are going to start chemistry of class 10th. So I need your full attention to clear some basic concepts. So let's start with the first chapter, that is chapter number 9, chemical equilibrium. So chemical equilibrium से related इस chapter में हम two type के reactions discuss करेंगे. First reaction is about the complete reaction और second type के जो reactions होंगे वो होंगे reversible reactions. सही. तो इस चैप्टर में जो समरी है वो इसी टू रिएक्शन से रिलेटेड है. तो हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप प्रीवियस 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि चेंजेस जो हैं, केमिकल चेंजेस, वो दो तरह की हैं. ठीक है. रिएक्शंस में जो हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चेंजेस हो रही होती हैं वो दो ही तरह की होती हैं. या तो वो केमिकल चेंजेस होती हैं या वो फिजिकल चेंजेस होती हैं. अब कंप्लीट रिएक्शन क्या है? कंप्लीट रिएक्शन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जो कि फुली कंप्लीट हो जाएगा और रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बन जाएंगे. ठीक है. तो उसको हम कहेंगे कि वो एक कंप्लीट रिएक्शन है. However, most chemical reaction do not go to completion because product react themselves to form a reactants. अब यहाँ ये बात करें कंप्लीट रिएक्शन तो ये हो गए कि रिएक्टेंट्स फुली चेंज हो गए प्रोडक्ट में, लेकिन हमारी सराउंडिंग में कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज तो हो जाते हैं लेकिन रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, बल्कि वो प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्टेंट में चेंज होते हैं. यानी टू वे रिएक्शन चल रहा होता है हमारे पास. रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए और फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो गए. तो इस टाइप के जो रिएक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शंस बोथ डायरेक्शन में मूव करते हैं. फॉरवर्ड भी मूव करते हैं और रिवर्स भी मूव करते हैं. इस तरह के जो रिएक्शंस हैं हमें अपेरेंटली तो ये लग रहा होता है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता. वो रिएक्शन अभी भी कंटिन्यू ही होते हैं, क्योंकि जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की होती है उतनी ही अमाउंट हमारे पास प्रोडक्ट की भी होती है. ये सब जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया है ये सारा इस चैप्टर का जो है वो निचोड़ है. इसमें हमने पूरे चैप्टर में यही कुछ पढ़ना है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड. तो सबसे पहले हम शुरू ही से जब स्टार्ट करेंगे. केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आपके पास वो क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस में जो हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज होती हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज मीन वो सब्सटेंसेस या वो केमिकल कंपाउंड जो कि रिएक्ट करते हैं. ठीक है. और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाता है जो कि एरो हेड की तरफ लिखा जाता है. सो इस एरो से ही केमिकल रिएक्शन की इंडिकेशन होती है. एरो के टेल की तरफ जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और एरो हेड की तरफ जो स्पीशीज रिएक्टिंग स्पीशीज होती हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. सही. हियर यू कैन सी टू टाइप ऑफ रिएक्शंस. फर्स्ट रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है और सेकंड रिएक्शन है कंप्लीट रिएक्शन. ठीक है. अब ये आपके सामने जो है ये जनरल रिएक्शंस हैं जिनमें हम रिएक्टेंट्स को अल्फाबेट से जाहिर कर रहे हैं ए से, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है उनको हम बी एंड सी से शो कर रहे हैं. तो ये जनरल रिएक्शंस हैं. रिवर्सिबल रिएक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे ये टू वे प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, और दूसरे ही स्टेप में जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं और ये रिएक्शन रिवर्स जा रहा है. तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, टू वे रिएक्शन हो गया. कंप्लीट रिएक्शन में आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा. कंप्लीट रिएक्शन इज जस्ट अबाउट द सिंगल स्टेप रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा. रिएक्शन वापस मूव नहीं करेगा, रिवर्स मूव नहीं करेगा. इसी वजह से हम इसको कंप्लीट रिएक्शन कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट जो है वो हम इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं. इस चैप्टर में इंट्रोडक्टरी जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, जिसमें आपको बता रहे हैं कि इक्विलिब्रियम का फिनोमिना प्रेजेंट होता है. इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबिलिटी. दो गैसेस में स्टेबिलिटी, दो कंपोनेंट्स में स्टेबिलिटी, यानी इक्वल कंसंट्रेशन अगर है तो उसको हम इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे. लेकिन दिस डायग्राम आप यहाँ पर देखें जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से के अकॉर्डिंग ही है. यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को इंडिकेट किया गया और साथ साथ प्लांट्स को जो है वो बताया गया है. ह्यूमन बींग्स हों या प्लांट्स हों, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, यानी ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है. हर एक जानदार सांस लेने की एबिलिटी है उसमें. तो हम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. इन द रिवर्स अगर हम देखें तो प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं
और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब अगर तो ये प्रोसेस चलता रहा जिसमें स्टेबिलिटी जनरेट होगी, अगर ऑक्सीजन जनरेट होती रहे बाय द प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स उसको यूज़ करते रहें या एनिमल्स यूज़ करते रहें और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करें और प्लांट्स उसको यूज़ करें, तो ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही हो जाएगी। और इसी की वजह से जो है वो हमारी अर्थ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस है। अगर ऐसा ना हो तो अर्थ पे जो है वो लाइफ पे एग्जिस्ट ना करे। इसके अलावा अगर हम इक्वेटिक जो है वो लाइफ की बात कर लें, जो पानी में जानदार रह रहे होते हैं, उनकी लाइफ जो है वो तो इससे भी ज़्यादा डेलिकेट है कि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई किस तरीके से होती है और ऑक्सीजन कंज्यूम किस तरीके से होती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो किस तरीके से देखी जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन द लैग्स इज गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम को ही यहाँ पर मद्देनजर रखा जाता है। द लाइव्स ऑफ इक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। हमने देखना है कि जो इक्वेटिक लाइफ है, इक्वेटिक लाइफ मीन्स ओशंस हैं, रिवर हैं, इसके अलावा जहाँ पर भी वाटर के रिजर्वायर्स हैं, और अगर वहाँ पर किसी किस्म की लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो वो लाइफ किस तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट है। वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की ही वजह से वो लाइफ वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि आपको यहाँ पे बताया हुआ है एक तरफ कि ऑक्सीजन सप्लाई कैसी होती है रिवर में, वाटर में, और ऑक्सीजन कंज्यूम कैसे होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज कहाँ, सप्लाई जो है वो कैसे हो रही है, वाटर में कैसे जा रही है। तो हमारे पास दो तरह के जो हैं वो सोर्सेज हैं। फर्स्ट रिसोर्स इज अबाउट द एटमॉस्फेयर, कि जैसे ही हवा चलेगी या किसी भी तरीके से वाटर में मूवमेंट होगी तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिजॉल्व हो सकती है। सेकंड जो हमारे पास सोर्स है ऑक्सीजन का वाटर में वो है प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के बाद हमारे पास ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन इस तरीके से भी वाटर में मौजूद हो सकती है। तो ये तो सोर्सेज हो गए। इसके अलावा ऑक्सीजन कंज्यूम कहाँ होती है? वाटर में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, इसके अलावा बैक्टीरियाज होते हैं, प्लांट्स इटसेल्फ हैं। तो सारी लाइफ जो वाटर में एग्जिस्ट करती है उनको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की ही वजह से वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। एक तरफ रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है यानी ऑक्सीजन कंजप्शन का प्रोसेस, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये दोनों प्रोसेस पैरेलल चल रहे होते हैं। ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस भी हो रही होती है और ऑक्सीजन कंज्यूम भी हो रही होती है। तो ये एक रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम को ही शो कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ से आपका मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है और बेसिक डेफिनेशन भी यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो हम देखेंगे रिएक्टेंट्स की, और उसके बाद हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। रिएक्टेंट में रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि रिएक्टेंट्स क्या हैं। वो सब्सटेंसेस जो कि किसी भी रिएक्शन में कंबाइन होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और वो रिएक्टेंट्स जो हैं वो एरो टेल की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं जो कि रिएक्ट करेंगे और फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। अब प्रोडक्ट्स क्या है? इन अ केमिकल रिएक्शन द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एरोहेड की तरफ ये जो नई चीज बनेगी, न्यू सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होगा, इसको हम प्रोडक्ट्स कहेंगे। और आपके पास यहाँ पर जो रिएक्शन यहाँ पर बताया गया वो रिएक्शन है कंपोजिशन ऑफ वाटर, यानी अगर वाटर प्रोड्यूस हो रहा है बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, तो ये आप एग्जांपल दोनों में कोट करोगे। यानी अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन रिएक्टेंट्स, तो आपने रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिखनी है और ये इक्वेशन लिख देनी है, और अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड आता है तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ ही ये रिएक्शन कोट कर देंगे एज अ एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो है टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस, जिनको हम कंप्लीट रिएक्शन भी कहते हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शंस। पहले हम बात करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड। इरिवर्सिबल रिएक्शंस नाम से क्या पता चल रहा है? वो रिएक्शन जो कि वापस रिवर्स नहीं होंगे, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहेंगे। Most of the reactions in which the products do not recombine to form reactants are called irreversible reactions. वो reactions जिनमें products दोबारा से recombine होके reactants नहीं बनाएंगे, जैसे कि इक्वेशन में देखें, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो हो गया वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन अब ये वाटर मॉलिक्यूल दोबारा से डिकम्पोज होके हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं देगा, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गया जिसको हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा।
और इस तरह के रिएक्शन जो हैं दे आर सपोज टू कंप्लीट, इन रिएक्शंस को हम कंप्लीट कंसीडर करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम किसी भी रिएक्शन को देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है, क्योंकि उस रिएक्शन में एक एरो शो किया जाता है। अगर तो वो एरो एक सिंगल साइडेड एरो है तो वो इंडिकेट करेगा कि वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये एरो लिखा जाता है इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। लास्ट जो हमारा डिफरेंस है, दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी ये जो रिएक्शंस हैं ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस की, जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के टोटली ऑपोजिट है। डेफिनेशन: the reactions in which the products can recombine to form reactants are called reversible reactions। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन हो के रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, NH3 इज अबाउट अमोनिया, ये अमोनिया है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो हैं ये दोनों रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास अमोनिया बना देंगे। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक। और अगर ये अमोनिया दोबारा से डिकम्पोज होके हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रही है तो ये होगा रिवर्स रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, इन रिएक्शंस को हम कंप्लीट कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये रिएक्शन तो कॉन्टिन्यू है, चलते ही रहते हैं। अब इन रिएक्शंस को हम शो कैसे करते हैं? हम डबल हेडेड एरो शो लगाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इससे ये होता है कि हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। लास्ट डिफरेंस: दीज रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वेज, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो ये रिएक्शन चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेंगे और रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करेंगे। नेक्स्ट, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन को, और इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। बेसिक्स से थोड़ा सा आगे हम एज अ एग्जांपल अब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर देखनी है कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन हमने किस तरीके से किया? ये जो रिएक्शन है ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये आपके पास क्या है? प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनकी अपेरेंटली क्या इनका कलर होता है। तो हमारे पास जो आयोडीन गैस है, आयोडीन गैस इज पर्पल इन कलर, ये पर्पल इन कलर होती है। तो हम जो है वो देख के पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास पर्पल कलर अपेयर हो रहा है तो इट्स मीन कि आयोडीन गैस प्रेजेंट है। और जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। तो जब ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे या वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करे, हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, स्टॉप हो गया है। इसीलिए हम इस रिएक्शन की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको हम इजीली जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो रिवर्सिबल रिएक्शन इज जो है वो इज अबाउट टू टाइप्स। एक हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा है रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा? इस डायग्राम में अगर आप देखें, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के ही अकॉर्डिंग है, तो जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, तो जब फॉरवर्ड मूव करेगा तो इस वक्त जो हाइड्रोजन और आयोडीन होंगे ये रिएक्टेंट्स होंगे, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये प्रोडक्ट होगा। तो ये यहाँ पर ये जो रिएक्शन लिखा गया ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन किस तरीके से होगा? अब यहाँ पर ये जो एक आपके पास राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें आपको दिखाया गया है कि ये आयोडीन है और हाइड्रोजन है, ये दोनों तरह के गैसेस इसमें प्रेजेंट हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो कलरलेस है, जबकि आयोडीन आपको पर्पल कलर में यहाँ पर नजर आ रही है। जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करेंगे, तो इनके रिएक्ट करने से हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जो है वो बन जाएगी। जब रिएक्शन मूव करना स्टार्ट करेगा फॉरवर्ड, तो स्टार्टिंग में तो हमें पर्पल कलर की गैस नजर आएगी, लेकिन जैसे ये रिएक्शन मूव करता जाएगा
तो हमें ये पर्पल कलर की गैस यहाँ पर डिसअपियर होती हुई नजर आ जाएगी, पर्पल कलर यहाँ पर हमें नजर नहीं आएगा, जो कि हमें ये बताएगा कि अब हमारे पास प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए हैं। और जब ये रिएक्शन रिवर्स मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, तो इस वक्त हमारे पास क्या होंगे, बैकवर्ड मूव करते हुए हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास रिएक्टेंट हो जाएंगे, और हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, क्योंकि अब ये डीकम्पोजिशन की तरफ जा रहा है रिएक्टेंट। तो जब ये डीकम्पोजिशन की तरफ जाएगा तो पर्पल कलर रीअपियर्स, हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होगा, तो दोबारा से हमें पर्पल कलर अपीयर होता हुआ नजर आ जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आयोडीन गैस बनना शुरू हो गई है। तो ये कंप्लीट जो हमारे पास एग्जांपल थी, ये जो है वो कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड और डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड से रिलेटेड है, जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन से रिलेटेड बताया गया। तो इसमें क्या हुआ, आसानी से हम ये देख लेंगे कि अगर पर्पल कलर डिसअपियर हो रहा है तो इट्स मीन हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, और अगर पर्पल कलर रीअपियर हो रहा है तो इट्स मीन अब ये रिएक्शन रिवर्स जा रहा है, अब ये रिएक्शन जो है वो वापस आएगा और हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो बन जाएंगे। तो ये कंप्लीट जो है वो आपके पास ये रिएक्शन था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये रिएक्शन जो है वो हो रहा होगा इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। इसमें हमने फ्लास्क का जो ऊपर इसका माउथ है ये क्लोज रखना है, अगर क्लोज नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली ये गैसेस एस्केप कर जाएंगी और हमें प्रॉपरली जो है वो रिएक्शन ये रिवर्सिबल रहेगा ही नहीं और हमें नज़र भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन था। जब आपकी इसकी रीडिंग करोगे टेक्स्ट बुक से तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी, और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप डेफिनेटली डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आप इससे क्वेश्चन करें मुझसे रिलेटेड तो डेफिनेटली मैं आपको जो है वो इसका आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।